पहले एक लड़की की मौत, फिर उसके एक्स लवर पर एक अदृश्य एंटिटी का हमला। लेकिन रुकिए, ये आत्मा उस लड़की की नहीं है, किसी और की है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आइए दोस्तों, इन आत्माओं का खेल देखते हैं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई मूवी है जिसका नाम है डाई जिराए। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जा ओह एक मिनट, वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी? अब मजा आएगा। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये कहानी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। फिर हम पहले सीन में मधुसूदन पोती नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसी बीच एक चाय का गिलास अचानक से गिरकर टूट जाता है और उसके गिरने से मधु के हाव भाव दोस्तों एकदम से बदल जाते हैं, मानो कि उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। फिर उसे आता है कॉल, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस के एक घर में कुछ गलत हो गया है। ये सुनते ही मधु तुरंत वहां पहुंच जाता है, जहां पर मधु के पड़ोस में रहने वाली कनी नाम की एक लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है, जिसको देख के उसके माता पिता की तो हालत खराब हो जाती है। सीन यहाँ से कट होकर रोहन नाम के लड़के की तरफ जाता है, जो कि एक आर्किटेक्ट है और काफी अमीर भी है। वैसे रोहन के माता पिता अमेरिका में रहते हैं, और वैसे तो रोहन भी अमेरिका में रहता है, लेकिन यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हुआ है। अब काफी अमीर होने की वजह से दिन रात पार्टी करना, नशा करना, यही सब उसकी आदतें बनी हुई है। तो वो पहले एक लड़की के साथ इंटीमेट होता है, फिर वो नीचे पार्टी में अपने दोस्तों से जाकर मिल जाता है। इस दौरान दोस्तों रोहन का एक दोस्त उसे बताता है कि कनी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी यार। तो रोहन थोड़ा शॉक होता है पहले, क्योंकि कनी है ना कभी उसकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी। रोहन का दोस्त उससे कहता है कि कल अगर तुम चाहो तो हम उसके घर जा सकते हैं। अब कनी की मौत से रोहन थोड़ा शॉक में था। उसके फोन में आज भी कनी की तस्वीर और मैसेजेस पड़े हैं दोस्तों, जिनका रोहन ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो अगले दिन अपने दोस्त के साथ रोहन कनी के घर जाता है, जहाँ पर रोहन की मुलाकात मधु से होती है। रोहन मधु से बताता है कि वो कनी का कॉलेज फ्रेंड है। साथ ही बातों में मधु को रोहन के पिता का नाम पता चल जाता है। तो मधु कहता है मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, उनको मेरा हेलो कहना। असल में रोहन के पिता एक बिल्डर थे। रोहन इसके बाद कनी के माता पिता से मिलता है और फिर वो ऊपर कनी के कमरे में जाता है, जहाँ पर दोस्तों वो कनी के हेयर क्लिप उसकी निशानी के तौर पर उठाकर अपने पास रख लेता है। साथ ही रोहन कनी के छोटे भाई किरण को भी जानता है और किरण भी उसको जानता है, इसलिए वो जाकर उससे मिलता है पहले, जो कि काफी ज्यादा आहत था अपनी बहन की वजह से। और वो मतलब ऐसा था कि खुद को समझा रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, चलो ये भगवान की देन लेन है। और वो औरों की तरह रोने के बजाय अपने दुख को दबा रहा होता है, नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा होता है। रोहन किरण से सवाल करता है कि तुम्हें पता है क्या कनी ने ऐसा क्यों किया? तो किरण कहता है मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया, बस सुबह के वक्त सबसे पहले मैंने उसकी लाश को कुएं में देखा था। किरण को दिलासा देकर और कनी के माता पिता से एक बार मिल लेने के बाद रोहन वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ आकर वो कनी के उस रेड हेयर क्लिप को अपने कमरे के दराज में रख देता है। दोस्तों अब जब रोहन अपने कमरे में सो रहा होता है ना, तो उसे अपनी बालकनी में किसी के होने का एहसास होता है। तो वो उठकर देखने जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर से लेटने के कुछ देर के बाद उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और ये चीज रोहन को थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस सो जाता है। दूसरी तरफ हमें मधु को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ के साथ रहता है। मधु की माँ उसे कहती है कि बेटा जब तुम्हारा मन अपने काम में नहीं लगता तो तुम अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करो, जैसे तुम्हारे पिता करते थे। तुम्हें जब उस लड़की की मौत का पता लग गया था तो तुम सही समय पर जाकर उसको बचाए क्यों नहीं? तो मधु कहता है कि मुझे जो महसूस होता है वो मैं किसी से नहीं बताता, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। और रही बात पिताजी की, तो उनकी तरह रिचुअल और पूजा पाठ करने का समय नहीं है मेरे पास। वो ये सारी चीजें ना करके कोई ढंग की नौकरी करते तो आज हम एक अच्छे घर में रहते। दरअसल दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, मधुसूदन पोती के पास भविष्य में बुरा होने का जो भी एहसास होता है उसको देखने की काबिलियत है, और ये शक्ति उसको अपने वंशजों से मिली हुई है। 17वीं शताब्दी में पोती के वंशज में से किसी ने वारही देवी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। उसी दौरान उन्हें देवी से कुछ शक्तियां मिली। उन्हीं शक्तियों का कुछ अंश मधु में भी बचा हुआ है। बाकी मधु के वंशज की कहानी आपको डिटेल में ब्रह्मा युगम मूवी में मिल जाएगी। ये मूवी उसी के यूनिवर्स का पार्ट है दोस्तों। बाकी उसकी बात कभी और करेंगे, तो अब कहानी में आते हैं। दूसरी तरफ रोहन फिर से जब रात को सोने जाता है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे उसके बालों पर किसी ने हाथ फेर दिया हो। ये एहसास होते ही वो तुरंत उठ खड़ा होता है। वो देखता है तो बिस्तर का साइड थोड़ा दबा हुआ है, मानो उसमें कोई बैठा हो। फिर अगले पल वापस से उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। ये देखकर रोहन वहाँ से नीचे जाकर सोफे पे बैठता है, और उसे सच में यार समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हमें कनी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके माता पिता कनी को आज भी याद करके बड़े रो रहे होते हैं। बाकी जिस कुएं में कनी ने अपनी जान दी है उसे एक मेटल के ढक्कन से ढक दिया जाता है। और इधर वापस से जब रोहन खाना खा रहा होता है तभी पास रखे डिब्बे का ढक्कन खुद ब खुद खुल जाता है। कोई अगले ही पल फिर से रोहन के बालों में हाथ फेरता है, जिससे रोहन पूरी तरह मतलब उसके तो हालत खराब। कोई कौन है? वो जैसे भागने की कोशिश करता तो कोई अनजान आकृति रोहन को पकड़कर यहाँ से वहाँ घसीटने लग जाती। साथ ही रोहन के बाएं हाथ में उस अनजान एंटिटी ने काट लिया था। रोहन के हाथ पर हम दांत के निशान साफ देख पाते हैं दोस्तों। इसके अलावा रोहन अब बुरी तरह से डरकर जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर से ये एंटिटी उसको सीढ़ियों से नीचे गिराकर फेंक देती है, जिससे रोहन हो जाता है बेहोश। कुछ देर के बाद रोहन को आता है होश, तो वहाँ उसका वॉचमैन और मेड मौजूद होते हैं। वॉचमैन रोहन से सवाल करता है कि आपको क्या हो गया था, लेकिन रोहन कोई जवाब नहीं देता।
इस पर वॉचमैन उसे बताता है कि अरे आपको होश नहीं आ रहा था, इसी कारण मैं डर गया था आपको क्या हो गया, तो मैंने आपके पिता को कॉल करके बता दिया। ये सुनते ही वॉचमैन पर वो चिल्लाने लग जाता है कि तुमने क्यों बताया किसी को। दरअसल रोहन के पिता जानते हैं कि रोहन कैसा है, मतलब दारू पार्टी वगैरह करता है, और अगर उनको पता चलेगा तो वो तो यही सोचेंगे कि पी के कहीं गिर गया होगा। और फिर अगले पल आता है उसके पिता का कॉल, जो उसको डांटते हुए पूछते हैं कि फिर से ज्यादा नशा कर लिया था क्या। रोहन कहता है कि मैं ठीक हूँ। इस पर उसके पिता कहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वापस अमेरिका आ जा। तो फोन करने के बाद रोहन सोच में पड़ जाता है कि यार कौन था वो, और वो अपने फोन में कनी की वीडियो देखता है जिसमें कनी उसके बालों को बड़े प्यार से सहला रही है। अब ये देखकर रोहन को ऐसा लगता है कि यार शायद कनी की आत्मा कहीं मेरे पीछे तो नहीं पड़ी, इसीलिए वो सबसे पहले अपने बालों को काट लेता है। फिर जाकर मिलता है मधु से, क्योंकि मधु ने रोहन से कहा था कि वो उसके पिता को जानते हैं। तो रोहन उन्हें बताता है कि कनी से मेरी मुलाकात कॉलेज के एक इवेंट में हुई थी, उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई और हम करीब आ गए। मेरी तरफ से ये रिलेशनशिप बस नॉर्मल था, लेकिन कनी मुझसे शादी करना चाहती थी। काफी सीरियस थी वो इस रिलेशनशिप को लेकर। लगातार कॉल्स और मैसेजेस करके उसने मुझे परेशान कर दिया था। तो मैं अचानक से कनी से मिलना और उसके कॉल का जवाब वगैरह देना, मैसेज का जवाब देना सब बंद कर दिया। कुछ दिन तो उसने काफी ट्राई किया, लेकिन फिर उसके कॉल्स और मैसेजेस आना बंद हो गए। तो मुझे लगा मूव ऑन कर चुकी है वो, मगर फिर मुझे उसकी मौत का पता लगा। अब मुझे लगता है कि कनी की आत्मा मुझे परेशान कर रही है। इस पर मधु कहता है कि अतृप्त आत्माएं जो होती हैं वो इस दुनिया से बंध जाती हैं, क्योंकि उन्हें अगर किसी चीज से लगाव होता है तो वो उसे पाने की पूरी कोशिश करती हैं। पर तुम चिंता मत करो, ज्यादातर आत्माएं उनके अंतिम संस्कार के बाद तृप्त होकर इस दुनिया को छोड़ देती हैं। बस कनी का अंतिम संस्कार हो जाने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये पता लगने के बाद रोहन फैसला करता है कि अब वो कनी के अंतिम संस्कार तक बिल्कुल नहीं सोएगा। तो वो अपने घर के सारे पर्दे, सारी खिड़कियां ओपन करवा देता है और फिर पूरी रात ड्रम बजाकर स्विमिंग करके अपने टाइम को काटता है। जिसके बाद वो कनी के अंतिम संस्कार को देखने जाता है। उसके पूरा होते ही वो वापस घर आकर आराम से चैन से सो जाता है। एंड रात में वो अपने घर पर पार्टी रखता है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ किरण को भी बुलाता है, ताकि वो किरण से बात करके उसे हल्का महसूस करा सके और थोड़ा पैसे से भी उसकी मदद कर सके। लेकिन किरण तो रोहन पे भड़का हुआ था। वो कहता है कि हर कोई मुझसे हमदर्दी जताता रहता है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मौत कनी की हुई है, मेरी नहीं। इतना कहकर वो रोने लग जाता है दोस्तों। बाकी रोहन किरण के लिए सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको कनी के लिए बड़ा बुरा लग रहा था। वो क्यों दोस्तों, उस बारे में आगे बताऊंगा लास्ट में। इधर शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब किरण बालकनी के पास खड़ा होकर रो रहा होता है, तभी रोहन देखता है कि किरण की टी शर्ट हवा में उठी हुई है, मानो जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। अब इससे पहले रोहन कुछ समझ पाता, किरण को वही एंटिटी बालकनी से नीचे फेंक देती है। रोहन जल्दी से किरण के पैर पकड़ लेता है, लेकिन इससे किरण का सर दीवार पे लग जाता है और रोहन के हाथ से उसका पैर छूट जाता है, जिस कारण किरण नीचे गिर जाता है। उसकी बुरी तरह हड्डी वड्डी टूट जाती है। किरण के पैर की हड्डी मांस को फाड़ कर बाहर निकल आई थी दोस्तों। अब रोहन किरण को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ पर वैसे किरण की हालत बहुत ही गंभीर है, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा ली जाती है। हॉस्पिटल में किरण के परिवार वाले भी पहुंच चुके होते हैं। यहाँ मधु भी आता है, जो कि किरण की इस हालत के लिए रोहन को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि आपको किरण को पार्टी में बुलाकर शराब नहीं पिलाना चाहिए था। इस पर रोहन कहता है कि कनी अंतिम संस्कार के बाद भी लौट आई है और उसी ने किरण के साथ ऐसा किया। तो मधु बोलता है कि अभी तुम घर जाओ प्लीज, मैं सुबह मिलता हूँ तुमसे। रोहन घर आ जाता है, जहाँ वो कनी की क्लिप को देखने लगता है। तभी उसी वक्त रोहन को फिर से अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है दोस्तों। साथ ही उसे अंधेरे में एक पतले दुबले आदमी की आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखकर रोहन बुरी तरह डर जाता है। अगली सुबह वो मधु को बुलाकर बताता है कि ये आत्मा कनी की नहीं है, बल्कि किसी आदमी की है। तो मधु कहता है ये कैसे हो सकता है, ये बताओ कि हाल ही में तुम्हारे घर में किसी की मौत तो नहीं हुई थी। रोहन कहता है नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। मधु फिर आगे कहता है कि तुम्हारे पास कनी की कोई चीज तो नहीं है क्या। तो रोहन उसी रेड क्लिप के बारे में बताता है। ओह ये रेड क्लिप, देखो रोहन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है शायद। मरने वाले की अगर कोई खास चीज किसी दूसरे के पास रह जाती है तो उसकी आत्मा अंतिम संस्कार होने के बाद भी वापस आ सकती है। लेकिन तुम कह रहे हो कि तुमने किसी आदमी की आत्मा को देखा है, तो जाहिर है ये आत्मा किसी ऐसे आदमी की है जो कि कनी को अपना मानता था। अब कनी की क्लिप रोहन के पास आई है तो उस आत्मा को बड़ा गुस्सा आ गया और वो रोहन के पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों। मतलब जो भी चीज कनी की है वो आत्मा वाला आदमी उसे अपनी मानता है। तो ये दोनों तुरंत कनी के घर पहुंच जाते हैं ताकि ये पता कर सके कि उसका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड तो नहीं था। मतलब हो सकता है कि रोहन के बाद उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया हो, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं करती कि कनी के घर वालों से ऐसे सवाल पूछे। दोनों पहले कनी के रूम में जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि कनी भरतनाट्यम सीखने जाया करती थी। कनी की क्लिप को रोहन उसी जगह पे रख देता है जहाँ से उसने उठाई थी। फिर मधु देखता है कि कनी के घुंघरू गायब है। कनी के घर पर दोस्तों अलसमा नाम की मेड काम करती थी, जिसका घर पास ही में है। शायद वो कुछ बता पाए, इसीलिए मधु रोहन को लेकर उसके घर
घर जाता है जो कि वहीं पास ही में रहती है। तो अलसमा से मधु पूछता है कि कनी से कोई लड़का कभी मिलने आया करता था क्या, या उसका कोई चक्कर रहा होगा किसी के साथ। अलसमा कहती नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि वो खुद में ही खोई रहती थी, पता नहीं क्यों। हाँ, कनी से मिलने उसकी 2 दोस्त आया करती थी। फिर दोस्तों वो कनी की डांस क्लास के बारे में उन्हें बताती है और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि वो कल कनी की उन दोनों दोस्तों से मिलेंगे। पर मधु रोहन से कहता है कि देखो तुम आज घर मत जाओ, कहीं और रात बिताओ। तो मधु की बात मानकर रोहन होटल में चला जाता है। दूसरी ओर मधु के घर में अचानक से कुर्सी अपने आप सरक जाती है और ये होते ही मधु को समझने में देर नहीं लगती कि ये आत्मा उस पर अपना गुस्सा उतारने आई है। वो तुरंत दौड़कर खुद को पूजा करने के कमरे में बंद कर लेता है और जल्दी से एक दीपक जलाता है जिसमें वो आत्मा वहाँ नहीं आ पाती। लेकिन वो बाहर मधु का इंतजार कर रही थी दोस्तों, जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। फिर जब सब शांत हो जाता है तो मधु जल्दी से कमरे से निकलता है और जल्दी नमक लेकर पूरे घर में अपने ऊपर और अपनी माँ के ऊपर छिड़कने लगता है। ऐसा माना जाता है कि नमक से आत्माएं कमजोर पड़ जाती है क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज को रोकता है। सच में दोस्तों, ऐसा करने के बाद मधु के घर में उस आत्मा का तांडव रुक जाता है। जिसके बाद अगले दिन मधु रोहन के साथ कनी के उस डांस क्लास में जाता है जहाँ कनी की दोस्त भी रहती है। तो उसकी दोस्त भी यही कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं था, बल्कि वो तो कुछ दिनों तक बीच में डांस करने भी नहीं आई थी, उसके बाद आने लग गई थी। ये सारी बातें बताते हुए कनी की दोस्त को याद आता है कि हाँ, एक दिन डांस क्लास से घर जाते वक्त अचानक से बारिश होने लग गई थी, इसीलिए बारिश से बचने के लिए मैं और कनी एक बिल्डिंग की शेड में खड़े हो गए। उसी के अपोजिट एक फोटोकॉपी की शॉप थी जहाँ से एक लड़का लगातार कनी को घूरे जा रहा था। वो उस दिन के बाद रोज यहाँ डांस क्लास के गेट के बाहर कनी को देखते हुए खड़ा रहता। मैंने कनी से कहा भी कि इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट कर दो, लेकिन कनी पुलिस का लफड़ा नहीं चाहती थी। उसने कहा कि ये सिर्फ देखता ही तो है यार, कुछ करता तो नहीं है ना, कुछ दिन में ये खुद ही चला जाएगा। और सच में कुछ दिनों के बाद वो चला गया, दिखना बंद हो गया, यहाँ तक कि वो उस फोटोकॉपी की दुकान पर भी नहीं था। ये सुनकर दोस्तों अब दिखाते हैं दोनों उस फोटोकॉपी की शॉप पर जाते हैं जहाँ पूछने पर पता चलता है कि उस लड़के का नाम फिलिप था। वो इस फोटोकॉपी में काम करता था। फोटोकॉपी वाला कहता है कि पास ही के चर्च के फादर के कहने पर मैंने उसे काम पे रखा हुआ था। हाँ, ये फिलिप थोड़ा अजीब था, किसी से बात वगैरह नहीं करता था, बस खाली समय पर कुछ प्रिंट करता रहता था। फिर पता नहीं एक दिन काम पर आना उसने बंद कर दिया। अब फादर से पूछा तो पता चला दोस्तों कि वो सऊदी चला गया है। यहाँ फिलिप का फोन नंबर और उसके निकाले हुए प्रिंट को रोहन उस दुकानदार से ले लेता है, लेकिन दोनों के समझ नहीं आता कि इस प्रिंट पर लिखा क्या है। अब फिलिप अगर सऊदी गया है तो किसी न किसी एजेंट के जरिए गया होगा। इन्हें बस ये पता करना है कि फिलिप जिंदा है या नहीं। तो मधु रोहन से कहता है कि अलसमा का बेटा मनु भी सऊदी गया है, उसके एजेंट का नंबर अलसमा से लेकर तब फिलिप के बारे में पता करना होगा। क्योंकि ये छोटी जगह है तो दोनों का एजेंट एक ही होगा। तो अब रोहन जाता है फिलिप के एजेंट का अलसमा से नंबर लेने और मधु जाता है चर्च में फिलिप के बारे में और पता करने। चर्च पहुंचकर फादर से जब फिलिप के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि फिलिप असल में चर्च के सॉन्ग ग्रुप में था। और फिर दोस्तों मधु फादर को फिलिप के जरिए निकाली गई सारी प्रिंट दिखाता है, जिसको देखकर फादर कहते हैं कि इसमें तो बाइबल की बातें हैं जिन्हें गलत तरीके से लिखा गया है। साथ ही इसमें डाइज इरे के बारे में लिखा गया है जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है डे ऑफ रेथ, यानी गुस्से का दिन, जिसे फैसले का दिन भी कहा जाता है, जब सारे मरे हुए लोग अपनी कब्र से जिंदा होकर उठ खड़े होंगे और उनके पाप और पुण्यों के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। मतलब एक तरह से फिलिप का मानना था कि मौत अंत नहीं है, बल्कि असली अंत तो ये दिन है। फादर मधु को अब फिलिप की फोटो भी दिखाता है, जिसको देखकर मधु दंग रह जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ से सीन सीधे रोहन की तरफ जाता है जो कि अलसमा से उनके बेटे मनु का नंबर मांगता है। तो अलसमा कहती है वो तो अलग अलग फोनों से, मतलब अलग अलग नंबरों से कॉल करता है। तो रोहन फिर उससे मनु के एजेंट का नंबर मांगता है, जिसे लेने के लिए जब अलसमा अंदर जाती है तो रोहन की नजर दोस्तों मनु के कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स पर पड़ती है, जिसमें उसका नाम फिलिप सेबेस्टियन लिखा हुआ है। और ये देखकर रोहन भी शॉक दोस्तों, क्योंकि मनु और फिलिप एक ही आदमी है। फिलिप असल में मनु का चर्च नेम था। रोहन को वहीं एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाजा खोलकर वो जब अंदर जाकर देखता है दोस्तों, तो इस कमरे के बेड पे मनु की सड़ी गली लाश पड़ी हुई है, जिसके पैर में कनी के घुंघरू बंधे हुए हैं। और ये पूरा कमरा कनी की फोटोज और उसके सामान के साथ उसी डायरे के पेजेस से भरा पड़ा हुआ है। अब इसके पहले रोहन कुछ समझ पाता, पीछे से अलसमा उसके सर पे मारकर उसे कर देती है बेहोश। अब मनु की सच्चाई मधु को पता लग चुकी थी चर्च में, तो मधु लगातार रोहन को फोन मिलाता रहता है, लेकिन रोहन बेहोश होने की वजह से अपने फोन को आंसर नहीं कर पाता। और जब रोहन को होश आता है तो अलसमा उसको बताती है कि मनु मेरा बेटा था, कनी को पसंद करने लगा था,
रात दिन बस उसे देखता रहता था, मगर कभी उसने कन्नी से अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि मनु को लंग कैंसर हो गया था। वो जानता था कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपने आखिरी दिनों में खिड़की से बैठकर कन्नी को निहारता रहता, और इसीलिए मैं रोज कन्नी की कोई ना कोई चीज लाकर इस कमरे में रख देती थी, फिर चाहे वो बस का टिकट हो, उसके कपड़ा या फिर कुछ भी हो। और दोस्तों, अलसमा ने ही मनु के पैर में कन्नी के घुंघरू भी बांध दिए थे, ताकि मरने के बाद भी वो उसकी आत्मा को यहीं रोक कर रख पाए। और जब मनु मर गया तो उसकी आत्मा यहीं कन्नी की चीजों से बंध गई। कन्नी के मर जाने के बाद जब रोहन ने उसकी क्लिप उठा ली तो इससे मनु की आत्मा को गुस्सा आ गया कि इसने कैसे उठा ली मेरी चीज, क्योंकि वो कन्नी की चीजों को अपनी चीज मानता था। और फिर उसने रोहन पे हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कन्नी की हर चीज पे अपना अधिकार जमाता था। अलसमा रोहन को बांधकर बाहर जाके उसके लिए गड्ढा खोदने लगती है, ताकि वो रोहन को मारने के बाद यहीं पे दफना दे। लेकिन इसी बीच मधु आकर उन्हें गड्ढा खोदते हुए देख लेता है, और फिर वो चुपचाप जब मनु वाले कमरे में जाता है तो वो मनु की लाश को देखकर उसकी हालत खराब। वो रोहन को आजाद करके उससे कहता है कि हमें ये सब खत्म करने के लिए ये घुंघरू जलाने होंगे। और फिर मधु उन घुंघरू को मनु की लाश से निकालने लगता है, मगर वो निकल नहीं रहे होते हैं। ये देख के रोहन कहता है कि इसका पैर ही काटना होगा। इतना कहकर वो चाकू लेने के लिए जाता है, और उसके जाते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद। साथ ही मनु के घुंघरू की आवाज आती है, और अगले ही पल मनु की आत्मा उस पर हमला कर देती है दोस्तों। और इधर चाकू ढूंढने के दौरान अलसमा आकर रोहन पे कुल्हाड़ी से हमला कर देती है, जिससे रोहन कई बार बचता भी है, और आखिर में वो अलसमा को धक्का दे देता है, जिससे उनके सर पे चोट लगती है और वो बेहोश। फिर रोहन जल्दी से चाकू लेकर मनु के कमरे में जाता है, जहां मधु अभी किसी तरह मनु की आत्मा से बचा हुआ था। रोहन बड़ी मुश्किल से कई बार वार करके मनु के दोनों घुंघरू वाले पैर घुंघरू सहित काटकर उन्हें आग में फेंक देता है, जिससे मनु की आत्मा हो जाती है आजाद और छत तोड़ते हुए निकल जाती है दोस्तों। साथ ही मनु का पूरा कमरा भी जल जाता है। रोहन मधु और अलसमा को लेकर बाहर आता है फिर, और अलसमा ने आखिरकार अपने बेटे की मौत को स्वीकार कर लिया है। अपने बेटे के लिए काफी रोती है, जिसके साथ ही कुछ दिनों के बाद मधु को उसके काम पर हम देखते हैं, जहाँ पर उससे मिलने के लिए जॉर्ज नाम का एक शख्स आता है, जो मधु से कहता है कि आपके पिता के बारे में बहुत सुना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो जॉर्ज बताता है कि मेरे किसी जानने वाले का एक घर है, जो कि काफी दिनों तक खाली रहा। फिर उसमें एक माँ बेटा आकर कुछ साल रह गए, लेकिन उनके जाने के बाद से उस घर में कुछ प्रॉब्लम है, और जिनका ये घर है वो ना तो इसको बेच पा रहे हैं, ना ही कोई इसको रेंट पे ले पा रहा है। दोस्तों, ये भूता कालम मूवी की कहानी है, जिसमें इस मकान के मालिक ने इसे अपने बेटे और बहू के लिए बनाया था। बेटा, बहू और उनका एक बच्चा खुशी खुशी इस घर में रहते थे, लेकिन समय के साथ बेटे की दिमागी हालत बिगड़ने लगी, और उसने अपनी बीवी और बच्चे को मारने के बाद फिर अपनी जान ले ली। तो इस घर में अब इन तीनों की आत्मा है, जो कि किसी और को घर में या तो टिकने नहीं देती, या फिर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है। तो जॉर्ज इसी घर के भूतों से छुटकारा पाने के लिए मधु के पास आया है। यानी मधु के पास अब इस तरह के केस आने लग गए हैं। तरक्की हो रही है भाई की। मधु जॉर्ज से कहता है कि मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। जॉर्ज के जाने के बाद रोहन भी मधु से मिलता है, और उससे बताता है कि मैं आज अमेरिका जा रहा हूँ। साथ ही यहाँ मधु भी बताता है अब किरण भी काफी हद तक ठीक हो गया, सब बढ़िया है। फिर जब घर में रोहन अमेरिका के लिए निकलने वाला था दोस्तों, तभी उसे फिर से किसी के होने का एहसास होता है, और वो अंदर अपने कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ पर कनी की वही रेड क्लिप बेड पे रखी होती है, जिसे रोहन कनी के रूम में रख के आ गया था पहले। साथ ही बेड पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हुआ है। तो रोहन तुरंत एक चादर फेंकता है, और वो चादर एक आकृति में बदल जाती है, और जब रोहन हिम्मत करके चादर को खींचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद दोस्तों मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में कंफर्म किया कि रोहन ने आखिर में कनी की आत्मा को देखा, जो कि उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। दरअसल जब रोहन ने कनी को घोस्ट कर दिया, यानी उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो कनी बेचारी टूटने लगी। वो खोई खोई रहती थी, अपने डांस क्लास भी अच्छे से ज्वाइन नहीं कर पाती थी। उसे रोहन के साथ जिंदगी बितानी थी, रोहन से वो सच्चा प्यार करती थी। अगर रोहन को ब्रेकअप भी करना था तो उसे कनी से पहले बात करनी चाहिए थी ना अच्छे से। अचानक से सारे कनेक्शंस कट करने की वजह से कनी खुद को संभाल नहीं पाई, और उसने आखिरकार कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। वो रोहन की वजह से मरी थी, जिसका पता कहीं न कहीं रोहन को भी था। शायद इसीलिए कनी की मौत की खबर सुनकर उसे गिल्ट भी हो रहा था। और जब रोहन कनी के रूम में गया और उसकी रेड क्लिप उठाकर लेकर आ गया, तो ये करने से मनु की आत्मा के साथ कनी की आत्मा भी रोहन के घर में आ गई, क्योंकि ये क्लिप तो थी कनी की ही। और मधु ने बताया था कि अगर किसी मरे हुए की किसी खास चीज को तुम अपने पास रख लेते हो तो भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, भले ही अंतिम संस्कार क्यों ना हो गया हो। अब वो रोहन से प्यार करती थी, तो वो रोहन के बाल सहलाकर उसको जता रही थी, लेकिन ये चीज मनु की आत्मा देख नहीं पाई। उसे जलन होने लग गई। फिर उसने रोहन पे जानलेवा हमला कर दिया। मनु की आत्मा उसे उस दिन मार ही डालती, लेकिन शायद कनी की आत्मा ने उसे बचा लिया। फिर जब रोहन ने किरण को घर में बुलाया, तो मनु की आत्मा ने गुस्से में किरण पर हमला करके उसे मारना चाहा। फिर उसने रोहन को अपना असली रूप भी दिखाया, और जब रोहन ने मनु की आत्मा को मुक्ति दिला दी, तो अब कनी की आत्मा उसके पास बची हुई है, जो कि उसे मारेगी तो नहीं, लेकिन उसको जीने भी नहीं देगी। उसके लिए रोहन ही वो प्यारी चीज है जिसे वो पा नहीं सकी। बाकी रोहन ने उसे घोस्ट किया था, तो अब कनी जिंदगी भर उसके साथ घोस्ट करेगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी बताइए कमेंट करके। ध्यान रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।